दोस्तों, हिटलर ज्यूज से नफरत क्यों करता था? 21 मिलियन ज्यूज को हिटलर ने मौत के घाट क्यों उतारा? हिटलर ने ऐसा क्यों कहा था कि ये ज्यूज कैंसर की तरह हैं, जिस भी कंट्री में रहते हैं उसे तबाह बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। हिटलर ने डेमोक्रेसी को छोड़कर डिक्टेटरशिप का रास्ता क्यों इख्तियार किया, जबकि पहले हिटलर डेमोक्रेसी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। हिटलर ने जो भी कुछ यहूदियों के बारे में कहा था, क्या वो सब सच था? और क्या सच में हिटलर ने कुछ यहूदियों को जानबूझ के जिंदा छोड़ा था और कहा था कि मैं इन कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़ता हूँ ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में ये जो भी काम करे आपको तब पता चलेगा कि मैंने बाकियों को क्यों मारा था? क्या ये सब सच है? ये पूरी कहानी हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये है हिटलर की ऑटोबायोग्राफी माइन कैंप का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने हिटलर के बचपन को जाना था और ये समझा था कि हिटलर को डेमोक्रेसी के बारे में जो भी इल्यूजन था वो इल्यूजन खत्म कैसे हुआ। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आपको फिर भी ये पूरा वीडियो समझ आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं इस पूरी कहानी को बुक के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ही बेस दे देता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से, जब हिटलर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एक सिंपल सोल्जर के रैंक पे लड़ रहा था। तो यहाँ पर होता क्या है कि एक फ्रंट पर हिटलर के ऊपर हमला होता है, हिटलर की बटालियन के ऊपर हमला होता है, जहां पर कुछ जहरीले गैस छोड़े जाते हैं जिसकी वजह से हिटलर की आईसाइट ही चली जाती है। अब होता क्या है कि हिटलर हॉस्पिटल में था बहुत टाइम तक और हिटलर को रिकवर होने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगा। और अनफॉर्चुनेटली जब तक हिटलर रिकवर हुआ, जर्मनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हार चुका था, सरेंडर कर चुका था। तो यहाँ पर अब हिटलर की आंखों में रोशनी आई थी, बिनाई आई थी, लेकिन अब हिटलर की इन आंखों में जर्मनी के दुश्मनों के खिलाफ आग सुलग रही थी। अब होता क्या है कि जर्मनी में इस टाइम पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जर्मनी हारता है, उसके बाद आपको पता है जर्मनी को साइन करना पड़ता है ट्रीटी ऑफ वियना। अब इस ट्रीटी की क्या बात थी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो भी नुकसान हुआ उस पूरे नुकसान की भरपाई करनी थी जर्मनी को। इसके अलावा जर्मन आर्मी को एक लिमिट में ही रहना था, एक लिमिट से बाहर वो अपनी आर्मी को नहीं बढ़ा सकते थे। जर्मनी के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे उन सभी रिसोर्सेज पर फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने कब्जा किया। जर्मनी की जितनी भी टेरिटरीज थी वो सब इससे अलग की गई और जर्मनी एक छोटा सा गरीब देश बन के रहा। अब इस ट्रीटी पर साइन किसने किया? इसी जर्मनी की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने। जंग हारने से पहले जर्मनी एक अच्छा खासा एम्पायर हुआ करता था जिसे वाइमर रिपब्लिक कहा जाता था। तो उस एम्पायर में जर्मनी का एक किंग हुआ करता था, एक मोनार्क हुआ करता था। लेकिन अब मोनार्क को हटाकर वहां पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन वो गवर्नमेंट क्या थी कि उसने पहले ही अपने दुश्मनों के सामने सरेंडर किया। एंड नॉट ओनली सरेंडर, ट्रीटी ऑफ वियना तो यही बात थी कि जर्मनी ने पूरे यूरोप के सामने बोला था कि अब फ्यूचर में हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, वार को स्टार्ट करने वाली गलती ये अब फ्यूचर में हम कभी नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ से जब हिटलर जैसे नेशनलिस्ट ने इस अपनी जिल्लत को देखा, अपनी शेम को देखा, कंट्री की शेम को, तो यहाँ पर हिटलर का खून खोलने लगा। अब यहाँ पर हिटलर ने क्लियर कट डिफाइन किया कि जिन जिन लोगों ने ट्रीटी ऑफ वियना पर साइन किया वो सब के सब गद्दार हैं। आखिर इतना बड़ा जर्मन एम्पायर सरेंडर क्यों करेगा और यूरोप के सामने माफी क्यों मांगेगा कि हम जंग नहीं करेंगे? जर्मनी में आर्मी हो ना हो, रिसोर्सेस हो ना हो, ये सब तो हमारी अपनी मर्जी होनी चाहिए। लेकिन ये जो यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है इसने सरेंडर क्यों किया? इस वजह से हिटलर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। तो यही से असल खिचड़ी पकना शुरू हो जाती है। तो हिटलर के दिल में जो डेमोक्रेसी के लिए बची कुछ सिंपैथी थी वो सब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ होता क्या है कि मैंने आपसे कहा जर्मनी ने जब सरेंडर किया, इसके अलावा जर्मनी में जितने भी रिसोर्सेज हैं दूसरे लोगों ने इन पर कब्जा किया। जर्मनी पूरी तरह से जमीन पर आ गया। जर्मनी के लोग तड़प तड़प के भूख की वजह से मर रहे थे। इतनी ज्यादा पॉवर्टी आई जर्मनी में। और इसके ऊपर एक और मुसीबत 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। अब यहाँ पर आप जर्मनी की कंडीशन को देख ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं। तो होता क्या है कि हिटलर ने ये पूरा जो ब्लेम था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की डिफीट, उसके बाद जो जर्मनी में पॉवर्टी आई, 1929 का ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, हिटलर ने ये पूरा ब्लेम डाला अब किसके ऊपर? ऑब्वियसली जर्मनी की इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर। और फिर कहने लगा कि देखो, वार से पहले जर्मनी में डेमोक्रेसी नहीं थी तो हम फल फूल रहे थे, जर्मनी तो बहुत ही अमीर एम्पायर हुआ करता था। इसके बाद जब जर्मनी में जैसे ही अब डेमोक्रेसी आई, पहले ही डेमोक्रेटिक लोगों ने सरेंडर किया। इसके बाद ये जो भी गरीबी है ये सब डेमोक्रेसी की वजह से है, क्योंकि मैंने पार्ट 1 में ही बोला था हिटलर का मानना था कि डेमोक्रेसी के थ्रू कभी भी कोई स्ट्रांग कैंडिडेट, कोई स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर सामने नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जर्मनी में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उन सब का ब्लेम डाला गया जर्मनी की डेमोक्रेसी के ऊपर। मैं आपको इसे आज के टाइम पर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये ऐसी ही बात है जैसे आज के टाइम पर हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों का मानना है दैट डेमोक्रेसी इज नॉट ए गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो डेमोक्रेसी की वजह से हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। पहले ही देश बहुत ज्यादा गरीब है, उसके ऊपर मिलिट्री का इंटरवेंशन, इस वजह से वो जो भी ब्लेम डालते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर, वो डेमोक्रेसी के ऊपर एक्चुअल में ब्लेम नहीं बल्कि उनके कंडीशन के ऊपर ब्लेम है। उनकी हालात ही खराब है। अब आप खराब हालात में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करोगे तो देश तो नहीं चलेगा। दैट डजंट मीन कि डेमोक्रेसी इज नॉट वर्किंग फॉर दिस कंट्री। अब सेम वाज द केस विद जर्मनी। जर्मनी के हालात खराब थे, जंग वो हार चुके थे, 1929 का डिप्रेशन पूरी दुनिया में आ चुका था, लेकिन हिटलर ने पूरा ब्लेम किस पे डाला? डेमोक्रेसी के ऊपर। नो डाउट वहाँ की डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे, वो सब के सब दूसरी कंट्रीज के पपेट्स थे और करप्शन भी वहाँ पर था, लेकिन वो सब प्रॉब्लम्स जर्मनी के अंदर थी, उसके ऊपर थी डेमोक्रेसी। पूरी आप यहाँ पर क्रोनोलॉजी को समझिए, प्रॉब्लम्स थी और डेमोक्रेसी थी। दैट डजंट मीन कि डेमोक्रेसी की वजह से ही वो प्रॉब्लम्स थी। ये दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन हिटलर ने इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ लिया। क्यों? क्योंकि पहले ही उसके आइडियोलॉजी में डेमोक्रेसी के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत बन चुकी थी, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया। अब इसके ऊपर एक और बात कि डेमोक्रेसी में हर कोई इंसान वोट डाल सकता है, 1 मैन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। जबकि दूसरी तरफ से हिटलर सब इंसानों को एक बराबर तो नहीं मानता था। हिटलर के अकॉर्डिंग सुपीरियर इंसान तो बस आर्यंस हैं, इसके अलावा तो बाकी सब सेकंड क्लास सिटीजन्स हैं। तो वो जब सब इंसानों को एक बराबर नहीं मानता तो सब लोग वोट कैसे डाल सकते थे? इस वजह से डेमोक्रेसी वाज नॉट सुटेबल फॉर द हिटलर्स आइडियोलॉजी। लेकिन यहाँ पर एक और लूप होल है कि चलो मानते हैं हिटलर सब इंसानों को एक बराबर नहीं मानता था, लेकिन आर्यंस को एटलीस्ट बराबर तो मानता था। ओके, एब्सोल्युटली ट्रू। तो उसने आर्यंस वाली डेमोक्रेसी क्यों नहीं लाई कि वोटिंग हो सकती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्यन लोग ही वोट डालेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है। अब हम इस लूप होल को देखेंगे। अब देखिए, इस लूप होल को समझने से पहले मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाता हूँ कि डेमोक्रेसी से नफरत क्यों थी, फिर आगे कैसे बढ़ा। स्टेप बाय स्टेप मैं इस पूरी प्रोसेस को ब्रेक डाउन करता हूँ कि डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप का सफर हिटलर ने कैसे तय किया। अब यहाँ पर सवाल यही है कि अगर चलो सब लोगों को एक बराबर नहीं मानता था तो आर्यन वाली डेमोक्रेसी क्यों नहीं लाई जिसमें सिर्फ आर्यन ही पूरे सिस्टम को चलाएंगे? तो यहाँ पर आप देखिए, हिटलर की एक और आइडियोलॉजी थी कि वो एक स्ट्रांग लीडरशिप में बिलीव करता था। पार्ट 1 में भी हमने इसी बात को डिस्कस किया कि हिटलर की डेमोक्रेसी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि हिटलर का मानना था डेमोक्रेसी के थ्रू कभी भी कोई स्ट्रांग लीडर सामने नहीं आता है, जो कि एब्सोल्युटली ट्रू है। क्योंकि जितना स्ट्रांग लीडर उतनी वीक डेमोक्रेसी, जितना वीक लीडर उतनी स्ट्रांग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है। तो यही वजह है कि हिटलर इस आर्यन वाली डेमोक्रेसी में भी नहीं मानता था। क्या आपका आइडिया है कि आर्यंस के बीच में ही किसी लीडरशिप को खड़ा करो, लेकिन फिर भी आप किसी को भी उठाओ, डेमोक्रेसी जब तक है तब तक कोई भी स्ट्रांग लीडर सामने नहीं आ सकता। इस वजह से चाहे वोट कोई सेकंड क्लास सिटीजन डाले या आर्यन डाले, वोटिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग फॉर द लीडरशिप ऑफ द कंट्री। क्यों? क्योंकि वोटिंग के थ्रू कभी भी कोई स्ट्रांग लीडर सामने नहीं आ सकता। तो यहाँ पर आपको पूरी बात समझ आ गई कि पहले डिक्टेटरशिप, फिर डिक्टेटरशिप के अंदर भी स्ट्रांग लीडरशिप, हिटलर की आइडियोलॉजी कैसे शेप हुई। अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बुक में दूसरे भी चैप्टर्स हैं कि हिटलर पावर में कैसे आया, जेल कैसे गया। दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस। वो सब स्टोरी तो आप कहीं भी सुनोगे, हम यहाँ पर बस हिटलर की आइडियोलॉजी पर बात करते हैं। तो इसी आइडियोलॉजी के चलते हम इस बुक के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पर कूद पड़ते हैं कि हिटलर यहूदियों से नफरत क्यों करता था। अब ये समझने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एक डिफरेंस होती है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और एक वर्ल्ड व्यू के बीच में। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हर किसी पॉलिटिशियन की अलग अलग होती है। जैसे इंडिया में आप 10 पॉलिटिशियंस को उठाओ, हर किसी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है जो कि देश को अलग अलग डायरेक्शंस में ले जाना चाहती हैं। बट ओवरऑल हर किसी का माइंडसेट यही होता है कि देश को आगे लेके जाना है, देश में डेवलपमेंट लाना है। फिर कैसे लाना है, इसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं। इसको कहते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लेकिन दूसरी तरफ होता है एक वर्ल्ड व्यू। हिटलर के पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं, बल्कि इसके साथ साथ एक वर्ल्ड व्यू था कि पूरी दुनिया को किस नजरिए से वो देखता था। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि वो पूरी दुनिया को एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की नजर से देखता था। उसी को कहते हैं हिटलर का वर्ल्ड व्यू। अब ये सिस्टम क्या है, मैं आपको बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में समझाता हूँ। अब आप समझो, इंडिया में 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी का विजन है कि एजुकेशन में इंडिया को यहाँ तक लेके जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, डिफेंस के सेक्टर्स में इंडिया को किसी माइलस्टोन तक लेके जाना है। ये होती है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कि इंडिया अभी के टाइम पर कहाँ है और आगे 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद इंडिया कहाँ तक जाएगा। और दूसरी तरफ होता है वर्ल्ड व्यू। वर्ल्ड व्यू ये होता है कि अभी इंडिया कैसा है, फिर ये नहीं कि इंडिया 10 साल बाद कहाँ होगा, नो नो नो, बल्कि पूरा दुनिया 10 साल बाद कहाँ होगा।
यहाँ पर न सिर्फ इंडिया की फिक्र बल्कि पूरी दुनिया की फिक्र हो सकती है। पहले टाइप की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका विजन यही है कि 10 साल बाद इंडिया का होगा, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका विजन यह है कि पूरी दुनिया 10 साल बाद कहाँ पे होगी, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहाँ कहाँ तक फैल चुकी होगी, इंडिया कितना बड़ा हो चुका होगा, इन अदर वर्ड्स हमारा इन्फ्लुएंस कहाँ तक होगा, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में करना है। आसपास की जितनी भी कंट्रीज है इन सब पर हमारा इन्फ्लुएंस या डायरेक्ट हमारा कब्जा होना चाहिए। ये है दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी, इसी को कहते हैं वर्ल्ड व्यू, पूरी दुनिया को अपने नजरिए से देखना। अब हिटलर भी इसी दूसरी सिस्टम की आइडियोलॉजी से बिलोंग करता था। उसकी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं बल्कि पूरा एक वर्ल्ड व्यू था। वो भी जर्मनी को विश्व गुरु बनाना चाहता था, पूरी दुनिया में अपनी आइडियोलॉजी को थोपना चाहता था। इसी को कहते हैं हिटलर का वर्ल्ड व्यू। पूरी दुनिया को हिटलर किस नजरिए से देखता था। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने बीच में ऐसी बात क्यों कही। उसका रीजन यह है कि हिटलर ने जितने भी यहूदियों को मारा उसमें से 75% नॉन जर्मन थे। मींस हिटलर ने जिन यहूदियों को मारा उनमें से सिर्फ 25% जर्मन थे, बाकी दूसरी कंट्रीज के जूस थे। तो हिटलर का एक पूरा वर्ल्ड व्यू था कि दुनिया में जूस को कैसे खत्म करना है और अपने आर्यन लोगों को कैसे दूर दूर तक लेके जाना है, अपनी एम्पायर को कैसे बढ़ा के जाना है। हालांकि हमारा मोटिव है ये समझना कि हिटलर यहूदियों से नफरत क्यों करता था। तो अब हम इसी बात को समझते हैं। तो हिटलर जो यहूदियों से नफरत करता था उसको कहा जाता था एंटीसेमिटिज्म। ये बहुत ही खतरनाक टर्म है आज के टाइम पर यूरोप में और अमेरिका में। एंटीसेमिटिज्म के लिए यूरोप और अमेरिका में बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज हैं। एक क्राइम माना जाता है, अगर कोई भी इस क्राइम में पकड़ा गया तो बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होता है एंटीसेमिटिज्म के लिए। एंटीसेमिटिज्म का मतलब होता है आज के टाइम पर यहूदियों से नफरत करना। तो हिटलर यहूदियों से नफरत क्यों करता था, एंटीसेमिटिक क्यों था? इसका पहला रीजन था यहूदियों की इकोनॉमिक एम्बिशंस। हिटलर का मानना था कि यहूदी जिस भी कंट्री में रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं, हमेशा इनके दिमाग में एक ही बात होती है कि इस कंट्री की वेल्थ के ऊपर कैसे कब्जा किया जा सके। हिटलर का मानना था कि इस पूरे स्टॉक मार्केट के खेल को भी यही यहूदी कंट्रोल करते हैं। इनके दिमाग में हमेशा यही रहता है कि कंट्री के वेल्थ को कैसे ड्रेन किया जाए, इसको कैसे अपने कब्जे में लाया जाए। इस वजह से ये यहूदी जिस भी कंट्री में रहते हैं हमेशा उस कंट्री का दिवालिया निकल जाता है, वो कंट्री जमीन पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि हिटलर कहता था कि यहूदी एक सूखे कपड़े की तरह होते हैं। आप सूखा कपड़ा किसी भी पानी पर डालो वो इस पूरे पानी को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह से इन यहूदियों को आप किसी भी कंट्री में डालो वहां की वेल्थ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये बात सच है या झूठ, इसका फैसला आप ही करोगे। दूसरा रीजन था यहूदियों की क्रिश्चियंस के साथ रिलीजियस डिफरेंसेस। क्योंकि क्रिश्चियंस का मानना यही था कि जीसस क्राइस्ट को जो क्रूसिफाई किया गया, उसको जो सूली दे दी गई, उसको सूली दी है इन्हीं यहूदियों ने। जी हाँ, उनका मानना है कि जीसस क्राइस्ट को इन्हीं ज्यूज ने सूली दी। इस वजह से पहले से ही आप देखो, जब से जीसस क्राइस्ट को फांसी दे दी गई तब से लेकर आज तक पूरी दुनिया में यहूदियों को मारा जाता था फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स। 2000 सालों तक पूरे यूरोप में यहूदियों को धक्के मार मार के बाहर निकाला जाता था। जहां पर भी यहूदी दिखता था उसको सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता था। रीजन? क्योंकि इन्होंने ही जीसस क्राइस्ट को मार डाला। अब उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या सच में यहूदियों ने ही जीसस क्राइस्ट को मार डाला, उसका भी हम थोड़ा सा फ्लेवर ले ही लेते हैं बिकॉज इट इज माई फेवरेट टॉपिक। अब कहानी यह है दोस्तों की जिस टाइम पर जीसस क्राइस्ट दुनिया में अपीयर होते हैं उस टाइम पर रोमन एम्पायर का कब्जा था यरूशलेम के ऊपर, क्योंकि यरूशलेम में ही जीसस क्राइस्ट बॉर्न होता है। तो यहाँ पर आप समझो यहूदियों या दूसरे जो लिबरल क्रिश्चियंस होते हैं उनका क्लेम यही है कि देखो अगर यरूशलेम के ऊपर रोमन एम्पायर का कब्जा था और दूसरी तरफ से जीसस क्राइस्ट को जो सूली दे दी गई वो कोई इनफॉर्मल केस नहीं था, बल्कि कोर्ट से वो ऑर्डर आया जीसस क्राइस्ट को सूली देने के लिए। वो कोई आम सा कत्ल नहीं था, बल्कि गवर्नमेंट ने उसको पास किया था, जजमेंट आया था कि जीसस क्राइस्ट को सूली देनी है। तो यहाँ पर ज्यूज और क्रिश्चियन साइनिस्ट्स दोनों का क्लेम यही है कि अगर जीसस क्राइस्ट को मारा गया उसका रीजन था रोमन एम्पायर। उसका ब्लेम आप रोमन एम्पायर पर डालोगे क्योंकि उन्हीं की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जीसस क्राइस्ट को फांसी दे दी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जिस जज ने जीसस क्राइस्ट को सूली देने का ऑर्डर पास किया उसका नाम था पाइलेटस पॉन्टियस। उसने भले ही जीसस क्राइस्ट को सूली देने का ऑर्डर निकाला बट एट दैट टाइम रोमन एम्पायर ने इन यहूदियों को, इन यरूशलेम के ज्यूज को वहाँ पर रिलीजियस ऑटोनॉमी दी थी कि यहाँ पर जितने भी फील्ड्स हैं, डिफेंस, फाइनेंस, एजुकेशन, उस सब पर गवर्नमेंट का ही तो रूल होगा, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स चलेंगे। लेकिन रिलीजन के केस में आपको फुल ऑटोनॉमी दे दी जाएगी। आप अपने रिलीजन को कैसे प्रीच करोगे, कैसे एक्सप्रेस करोगे, वो आपका काम है। वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन दैट केस। और जीसस क्राइस्ट को जो सूली दे दी गई वो भी रिलीजियस बिलीफ्स के ऊपर ही थे। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जो बिलीफ था वो ज्यूज के बिलीफ्स के साथ कंट्राडिक्ट करता था। तो यहाँ पर भले ही पाइलेटस पॉन्टियस ने जीसस क्राइस्ट को सूली देने का ऑर्डर निकाला लेकिन वो सब यहूदियों की डिमांड पे हो रहा था, उन्हीं की ऑटोनॉमी के अंडर हो रहा था। अब ये बात आज से 2000 साल पहले गुजर चुकी है। अब इस बात पर हम पूरी दुनिया के यहूदियों को नफरत तो नहीं कर सकते हैं, बट एट दैट टाइम हिटलर ने इस पॉइंट को भी यूज किया यहूदियों के साथ नफरत करने के लिए। और न सिर्फ हिटलर बल्कि पिछले 2000 सालों से सभी क्रिश्चियन बादशाहों ने दुनिया भर के यहूदियों को इसी बात पर प्रोसिक्यूट किया, इसी बात पर यहूदियों को मारा जाता था
कि 2000 साल पहले इन यहूदियों के पूर्वजों ने जीसस क्राइस्ट को सूली दे दी। तीसरा रीजन ये है कि ये जो यहूदी होते हैं, ज्यूज होते हैं, ये यूरोप के कल्चर के साथ एसिमिलेट नहीं हो रहे थे। दूसरी जितनी भी सिविलाइजेशन यूरोप में रहती थी, चाहे वो अफ्रीकन थे, मिडिल ईस्ट के लोग थे या वो इंडिया के लोग थे, जितने भी लोग यूरोप में जाते थे या जाते हैं, वो सब उन्हीं के कल्चर में फिर कुछ टाइम के बाद एसिमिलेट होते हैं। उस कंट्री के जो भी ट्रेडिशंस होते हैं, जो भी कल्चर होता है, वो फिर उसी में मिलजुल जाते हैं। फिर वो उसी कंट्री के लोगों के साथ शादियां करते हैं और उनकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होती है, वो सब आइडेंटिटी अपने आप ही खत्म होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो यहूदी थे, ये इस कल्चर में एसिमिलेट नहीं हो रहे थे। ये हमेशा अपने आप को यूरोप के दूसरे लोगों से अलग और सुपीरियर समझते थे। इनकी अपनी आइडियोलॉजी थी कि दुनिया के बाकी यहूदियों के अलावा जितने भी लोग हैं, वो सब सेकंड क्लास सिटीजन्स है, असल सुपीरियर तो यहूदी हैं। तो यही रीजन है कि ये दूसरे लोगों के साथ मिलजुल नहीं रहे थे, अपने कल्चर को नहीं छोड़ रहे थे। तो हिटलर भी इनसे इसी कारण से नफरत करने लगा, क्योंकि अगर एक ही स्टेट के अंदर अलग अलग दो कल्चर्स हो गए और दोनों अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, तो डेफिनेटली इनके बीच में क्लैश तो होगा ही। अब आप बोलोगे इंडिया में भी तो मल्टीपल कल्चर्स हैं, यहाँ पर क्लैश क्यों नहीं होता? क्लैश इस वजह से नहीं होता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, हर कल्चर को, हर रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है। तो कोई भी अपने आप को दूसरे से सुपीरियर तो नहीं मानेगा। अब सुपीरियर नहीं है तो किस बात का जंग? लेकिन यहाँ पर हिटलर का केस अलग था। एक तरफ से हिटलर आर्यंस को सुपीरियर मानता था, दूसरी तरफ से यहूदी अपने आप को सुपीरियर मानते थे, तो क्लैश होना तो बिल्कुल तय था। इसी वजह से हिटलर यहूदियों से और भी नफरत करता था। अब आते हैं चौथे रीजन के ऊपर। हिटलर का मानना था कि ये जो यहूदी होते हैं, ये हमेशा किंग्स के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर भी बादशाह तो ये यहूदी हमेशा वहाँ पर टांग अड़ाने आते हैं, वहाँ पर चाल चलाना शुरू करते हैं, कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं इस बादशाह को करप्ट करने के लिए। अब ये सब कैसे होते हैं? सिंपली जब कंट्री की वेल्थ के ऊपर यहूदियों का ही कब्जा हुआ, तो वहाँ का बादशाह तो खुद कठपुतली बन के रहता है। बादशाह के पास जितने भी पैसे हैं, वो सब इन यहूदियों का कर्जा होता है। और आपको पता है, हिस्टोरिकली यहूदी हमेशा यही काम करते थे कि आम लोगों और बादशाहों तक को वो पैसे देते थे ब्याज के ऊपर। तो इस तरह से वो बादशाह को अपने पाँव के नीचे दबाते थे। ये हिटलर की आइडियोलॉजी थी, ये हिटलर की मेंटेलिटी थी। क्या ये बात सच है? क्या सच में यहूदी दुनिया की अलग अलग गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करना चाहती हैं? क्या ये बात सच है? इसका फैसला आप खुद ही करोगे। फिफ्थ रीजन की जर्मनी को वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो डिफीट हुई, वो भी इन्हीं यहूदियों की वजह से हुई। क्यों? क्योंकि जिस टाइम पर जर्मनी जंग जीत रहा था, ये बात सच भी है, जिस टाइम पर जर्मनी जंग जीत रहा था, अचानक से जर्मनी के कम्युनिस्ट्स वहाँ पर स्ट्राइक करते हैं। जब स्ट्राइक होती है, पूरी कंट्री शट डाउन होती है। शट डाउन होने की वजह से वहाँ पर वेपन्स फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस नहीं हो पाते, जिस वजह से आर्मी को पीछे हटना पड़ता है। फिर से मैं समझाता हूँ, आर्मी को सप्लाई चाहिए थी वेपन्स की, लेकिन यहाँ पर कम्युनिस्ट्स पूरी जर्मनी के अंडर स्ट्राइक करते हैं, जिस वजह से वहाँ की फैक्ट्रीज नहीं चलती और वहाँ से हथियार नहीं बनते जो वहाँ के सोल्जर्स को उस टाइम पर चाहिए होते थे। और हिटलर का मानना था कि दैट वन स्ट्राइक वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ जर्मनीज डिफीट इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। अब यहाँ पर गलती कम्युनिस्ट्स की थी, तो यहूदियों की क्या गलती है? गलती ये है कि हिटलर का मानना था ये जो कम्युनिज्म है, मार्क्सिज्म है, लिबरलिज्म है, ये सभी आइडियोलॉजीज यहूदियों ने ही बनाई है पूरी दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हिटलर का ये बिलीव था कि जर्मनी के अंदर ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, कोई कम्युनिज्म चाहता है, कोई लिबरलिज्म चाहता है, कोई और ही कुछ इज्म चाहता है। हिटलर का मानना था कि ये सभी इज्म, ये सभी आइडियोलॉजीज यहूदियों ने बनाई हैं पूरी दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, स्पेशली जर्मनी। इस वजह से स्ट्राइक कम्युनिस्ट्स ने की और हिटलर ने उसका ब्लेम भी यहूदियों पर डाला। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि दुनिया के जो भी डिक्टेटर्स हैं, वो सब ऐसा काम करते हैं कि लोगों के बीच में डर और गुस्सा फैलाते हैं एक खास कम्युनिटी के अगेंस्ट, जिस वजह से वो सभी लोग इसी डिक्टेटर के अंडर आ जाते हैं, इसी के सपोर्ट में आ जाते हैं। दुनिया के जितने भी आज तक डिक्टेटर्स रहे हैं, सबकी सेम आइडियोलॉजी रही है कि किसी न किसी ग्रुप को अपना दुश्मन मानते हैं और उसी दुश्मन का खौफ और गुस्सा दूसरे बाकी लोगों को बेचते हैं और फिर उनको बोलते हैं कि अगर आपने मुझे चूज नहीं किया तो ये जो दूसरा ग्रुप है यहाँ पर अटैक करेगा, आप सबको मार डालेगा। इस वजह से ये सभी लोग यूनाइट हो जाते हैं इस डिक्टेटर के अम्ब्रेला के अंडर। जैसे रशिया में डिक्टेटरशिप है, वो पूरे यूरोप को अपना दुश्मन मानते हैं, जो कि सच भी है आज के टाइम पर। इसी तरह से ईरान में डिक्टेटरशिप है, बाकी पूरे अरब और अमेरिका को अपना दुश्मन मानते हैं। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, पूरी दुनिया को ही अपना दुश्मन मानते हैं। तो जहाँ पर भी डिक्टेटरशिप होती है, वहाँ पर उन्हें कोई ना कोई एनिमी डेफिनेटली चाहिए होता है, सो दैट डिक्टेटर अपना डर और खौफ बेचकर कंट्री के लोगों को अपने अंडर यूनाइट कर पाए। फिर जब ये जर्मनी के सभी लोग यहूदियों से डरने लगे, इनसे नफरत करने लगे, तो यहीं पर हिटलर ने अपने आप को एक मसाया की तरह प्रेजेंट किया कि देखो
ये यहूदी इस कंट्री में आ चुके हैं। ये इस कंट्री की जो भी वेल्थ है इस सबको ड्रेन करेंगे। इस कंट्री की गवर्नमेंट को ये कंट्रोल करना चाहते हैं। हम जो नाजीज हैं, आर्यन है, हम पूरी दुनिया में सुपीरियर हैं और ये यहूदी अपने आप को सुपीरियर और नाजीज को सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं। अगर आपको इस पूरी ड्रामाबाजी से बचना है तो हिटलर को वोट दे दो, हिटलर को अपना लीडर बनाओ। इस तरह से हिटलर ने जो यहूदियों के खिलाफ नफरत थी, इस पूरी नफरत को अपने लिए यूज किया पावर में आने के लिए। तो ये सभी रीजन हैं कि हिटलर यहूदियों से नफरत क्यों करता था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिटलर के जितने भी रीजन थे यहूदियों से नफरत करने के लिए, क्या आप उनमें से किसी रीजन के साथ एग्री करते हो, उनमें से किसी रीजन को सच मानते हो? और कई लोगों में जो मिसकंसेप्शन है कि हिटलर ने जानबूझ के कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़ा ताकि वो फ्यूचर में कर्मकांड करके लोगों को ये एहसास दिला दे कि हिटलर सही क्यों था, हिटलर ने इन यहूदियों को क्यों मारा था। वो बात बिल्कुल गलत है। हिटलर ने कभी भी ऐसा नहीं किया। वो तो पूरी दुनिया के यहूदियों को एक साथ मारना चाहता था। इसका रियलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं। लेकिन इसराइल के बारे में हिटलर की एक आइडियोलॉजी डेफिनेटली थी, क्योंकि हुआ क्या है कि 1940s के टाइम पर, जिस टाइम पर हिटलर ये पूरे एट्रोसिटीज कर रहा था यहूदियों के ऊपर, उस टाइम पर इसराइल को बनाने के लिए डिप्लोमेसी चल रही थी, बातें चल रही थी, क्योंकि पूरी दुनिया के ज्यूज स्पेशली यूरोप के वहाँ यूरोप से भागकर फलस्तीन में आबाद हो रहे थे और हिटलर यहूदियों की इस माइग्रेशन को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा था कि कैसे दुनिया भर के यहूदी फलस्तीन में आबाद हो रहे थे। उस टाइम पर हिटलर ने इसराइल के बारे में कुछ बातें डेफिनेटली कही थी। ये मैं आपको एग्जैक्ट माइन कैंप के वर्ड्स कोट करता हूँ। हिटलर का मानना था कि ये जो इसराइल कंट्री बनेगी, अभी तक नहीं बनी थी। इसराइल बना है 1948 में, 45 में हिटलर मर चुका था 3 साल पहले। हिटलर का मानना था कि ये जो इसराइल बनने वाला है, ये यहूदियों की कोई एक स्पेशल कंट्री नहीं है। पूरी दुनिया के यहूदी इस कंट्री में नहीं बचेंगे, बल्कि यहूदी तो चाहते हैं पूरी दुनिया में वो फैल जाए और पूरी दुनिया में फैलकर स्प्रेड होकर अलग अलग कंट्रीज की गवर्नमेंट जो हैं उनको अपने कब्जे में कर ले, उनके अंदर अपना असर रसूख बढ़ाए, उन्हें अपना पपेट बना ले और पूरी दुनिया की वेल्थ को यहूदी अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग तरीकों से, कभी स्टॉक मार्केट के थ्रू, कभी किसी आइडियोलॉजी को फैलाने के थ्रू अपने कब्जे में वेल्थ को करना चाहते हैं, अपने कब्जे में कंट्रीज के पावर को करना चाहते हैं। और जहाँ पर भी जिस भी कंट्री में यहूदी फेल हो जाएंगे, मान लो किसी जीव का प्लान है जर्मनी के अंदर जाके कब्जा करना, वहाँ पर कोई इलीगल एक्टिविटी करना, तो अगर वो वहाँ पर पकड़ा गया तो वो भागकर सीधा इजराइल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में अब वो नहीं बच सकता, तो इजराइल उनके लिए एक सेफ हेवन होगा। दुनिया भर में वो क्राइम्स करेंगे और जहाँ पर भी उनका क्राइम पकड़ा गया वो सीधा भाग के इजराइल जाएंगे, क्योंकि इजराइल में जाकर उन्हें कोई टच नहीं करेगा। ये ज्यूज के लिए एक सेफ हेवन होगा। बाकी इनकी गद्दारियां, इनकी बदमाशियां पूरी दुनिया में चलती रहेगी। इजराइल पूरी दुनिया के यहूदियों के लिए एक प्लान बी की तरह रहेगा। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये हिटलर की आइडियोलॉजी थी, मेरी आइडियोलॉजी नहीं। तो ये थी हिटलर की ऑटोबायोग्राफी माइन कैंप। इसका पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो यहाँ पर इसका पार्ट 1 है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। और रशिया के ऊपर आज तक कोई कब्जा क्यों नहीं कर पाया, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।